नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। कल हमने आपको एक खबर दिखाई दी यूपी के जौनपुर जिले की, जहां पर एक नालायक बेटे ने, एक दुष्ट बेटे ने बड़ी ही बेदर्दी से अपने माँ बाप की हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में पहले जो खुलासा हुआ था ये था कि बेटे ने सिलबट्टे से पहले पिता और पहले माँ और फिर बाप को मौत के घाट उतारा, फिर उनकी लाश को कार में भरकर जो है गोमती नदी में जाकर फेंक दिया। लेकिन एक दिन बाद अब इस हत्याकांड का जब पूरा खुलासा हुआ, जो सच सामने आया है वो रूह कंपा देने वाला है। जिस तरह से इस बेटे ने अपने माँ बाप को मौत के घाट उतारा, वैसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता, वैसा शायद कसाई भी नहीं करता होगा जानवर के साथ, जिस तरह से इस इकलौते बेटे ने अपने माँ बाप को मौत के घाट उतारा। इस हत्याकांड का जब पूरा खुलासा हुआ है तो सब जो इलाके के लोग हैं, जो जौनपुर के लोग हैं, जिनको भी अब ये खबर पता चल रही है, वो स्तन्न है। उनका कहना है कि ऐसी नालायक औलाद तो भगवान दुश्मन को भी ना दे कि एक बेटा ने इतनी बेदर्दी से अपने ही माँ बाप, जिन माँ बाप ने पूरी जवानी उसको बड़ा करने में खपा दी, जिन माँ बाप ने अपना सब कुछ उस इकलौते बेटे पर लुटा दिया, और बुढ़ापे में उस इकलौते बेटे ने उनको उनके एहसानों का बदला इस तरह से दिया कि जिसको सुनकर, जिसको जानकर जो है लोग कह रहे हैं कि भगवान ऐसी औलाद हमें ना देना। आप टाइटल देख रहे होंगे, टाइटल देखकर ही आपके जो है रोंगटे खड़े हो। एक इकलौते बेटे ने अपने जिंदा माँ बाप को आरी से उनकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए, उनको दुनिया से किसी को उनके बारे में पता न चल जाए, इसके लिए वो क्या करता है, हैवानियत की हदें पार करते हुए आरी से अपने जिंदा माँ बाप, जब वो घायल थे, बुरी तरीके से फर्श पर लेटे थे, उन जिंदा माँ बाप को आरी से 6 टुकड़ों में काटता है। 3 टुकड़े बाप के, 3 टुकड़े माँ के। फिर इन टुकड़ों को वो 6 बोरों में भरता है। जिस गाड़ी को पिता ने बड़े लाड दुलार से अपने बेटे को, स्विफ्ट डिजायर कार, पिता ने अपनी मेहनत की कमाई से अपने बेटे को दिलाई थी ताकि उनका बेटा अपने शौक पूरे कर सके, उसी कार में उन 6 टुकड़ों को रखता है। फिर पिता को जो लाश, पिता की लाश को और माँ की लाश को अलग अलग नदी में, एक की लाश को गोमती नदी में बहाता है तो दूसरी को सई नदी में बहा देता है। दोनों के अलग अलग टुकड़ों को वो फेंक देता है और फिर पूरी दुनिया के सामने आकर उन्हें खोजने का बहाना करता है कि माँ बाप कहीं चले गए हैं, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं। ये तो बड़ी बहन की सतर्कता थी कि उसे कुछ संदेह हुआ। सतर्कता क्या, उसे चिंता हुई कि माँ बाप पहले गायब हुए, जिन्हें भाई ढूंढने गया, और अब भाई भी उनका फोन नहीं उठा रहा, तो कहीं कुछ ऐसा अनर्थ तो नहीं हो गया कि उनका पूरा घर ही खत्म हो जाए। अपने भाई की चिंता में बहन जो है पुलिस के पास पहुंचती है, पुलिस से कहती है कि मेरे भाई को खोज निकालो, मेरे माँ बाप को खोजने गया था लेकिन अब उसका भी कुछ पता नहीं चला। और पुलिस जब कड़ी मशक्कत के बाद भाई तक पहुंचती है, उससे पूछती है कि माँ बाप कहाँ हैं, और जो भाई बताता है उसके बाद तो बहनों का रो रो कर बुरा हाल। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका भाई इस तरह से हैवान है, अपनी पत्नी के प्यार में इस कदर दीवाना है कि माँ बाप के सालों की मेहनत, सालों के एहसानों का बदला उसने उन्हें इस तरह से टुकड़ों में काट कर चुकाया है। पूरा हत्याकांड कैसे उसने किया, किस तरह से है, कल हमने आपको बताया, लेकिन अब जब जिस तरह से उसने मारा है ना, वो रूह कंपा देने, वो हम आपको बताएं। सबसे पहले बहनों ने क्या कहा वो सुनिए, फिर हम आपको पूरे हत्याकांड का जो पूरा माजरा है वो विस्तार से बताएंगे। वाकई में ये रूह कंपा देने वाला है, डरा देने वाला है, और जिनकी भी औलादे हैं वो अपनी औलादों की तरफ जब इस केस को देखेंगे तो वो अपने बच्चों की तरफ देखेंगे, वो यही सोचेंगे कि आप बड़े होकर ये भी हमारे साथ ऐसा ही कर सकते हैं। सुनिए पहले बहनों ने क्या कहा। कभी बातचीत नहीं हुई आप बबीता से, इसलिए विवाद चल रहा है? बातचीत ना होत रही, हमने कुछ बातचीत ना भैया, कुछ ना, हमने कुछ ना जाने थे, खाली हमने जान गए वो जो सुबह देते हैं। तो आपके पास बबीता ने कभी फोन ऑन किया था इधर भी? नहीं, कब होना है, कब होना है?
कबो नहीं हम लोग के पूछी, हम लोग के कबो ना पूछी। अच्छा, नहीं हमने कबो क्या ना- आपस में मनमुटाव चल रहा था क्या? नहीं कुछ नहीं। हमने जब हाफिसा ली हमने छोड़ दे जा बाप बहन है खाए नहाए, हमने सुना मतलब। अच्छा, पूरा निवासा यही लिए थे। हाँ पूरा निवासा यही तो आप लोग आपत्ति नहीं लगाई? हमने छोड़ दे कहे जाए तो भाई नहीं ले आई, का लड़ाई झगड़ा करी अपन छोड़ दे। हमने कहा बाप के और बेटा हुआ तो भाई कैसे ऐसा केवल उन्हीं को हिस्सा मिला? बाप कह दे है ना। आपके पिताजी ने उनको रजिस्ट्री कर दिया था हाँ पूरी प्रॉपर्टी। हाँ। अच्छा, जो अमरेश है प्रॉपर्टी तो अमरेश के नाम से रजिस्ट्री की गई थी। जमा रहा था अपन का जानी भैया हमने कुछ ना जाने, तो चुप्पा मतारी जवन करे हमने कुछ बहन न करे। आपको कब पता चला कि आपके बहन की हत्या हो गई है? आज सवेरे मोबाइल में देखा है, सब अखबार आ रहा वही में पढ़े गए तो ऐसे ऐसे बताए। अच्छा हमने आए घबराई के भाई चलो अच्छा, ठीक। दरअसल ये बहनें जो हैं वो अपनी सफाई दे रही थी कि जो उसके भाई को लगता था कि माता पिता जो हैं वो कहीं संपत्ति और रुपया जो तीनों बहनों को ना दे दे, तो इससे उन्हें ये वो बता रही थी कि हमें तो पता ही नहीं था कि पिताजी ने संपत्ति किसको दी, जो भी कुछ था वो सब भाई का था, हम लोग तो बिल्कुल मतलब ही नहीं रखते थे, हमारा कभी कोई इंटरफेयर नहीं रहा कि पिताजी किसको पैसा देते हैं किसको नहीं देते, और ज़्यादातर समय पिताजी तो है पैसा भाई को ही देते थे। लेकिन इसके बावजूद पता नहीं कैसे भाई के दिमाग में ये शक घर कर गया कि जो संपत्ति है पिताजी मुझे मानते नहीं, तीनों बहनों को मानते हैं, कहीं ऐसा ना हो जो घर, ये आलीशान घर बना हुआ आप देख रहे हो वीडियो में, वो आलीशान घर जिसकी कीमत लाखों करोड़ों में है, जो पैसा पिताजी के पास है वो कहीं ऐसा ना हो बहनों को दे दे, और उसी पैसे, इसी घर, इसी संपत्ति, रुपया और अपनी मनमर्जी के चलते एक भाई हत्यारा बन जाता है। चलिए पूरी खबर हम आपको बताएं, उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है और आप हमारा समर्थन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। जैसे इन भाइयों ने हमें आर्थिक तौर पर अपने सामर्थ्य अनुसार, किसी ने 50 रुपये, किसी ने 100 रुपये इस तरह से दिए हैं। अगर आप भी हमारे आर्थिक तौर पर मदद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और इसी तरह से जो है हम आप तक जो है तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। इनमें नितिन भाई हैं, उन्होंने 100 रुपये दिए हैं, अजय कुमार वर्मा जी हैं जो उन्होंने भी अपने सामर्थ्य अनुसार, दीपक वर्मा जी 110 रुपये, अजय कुमार मौर्य जी ने 225 रुपये दिए। इन सब के हम बहुत बहुत आभारी हैं। इसी तरह से अपना सहयोग दीजिए। जब भी आप कुछ हमें आर्थिक तौर पर मदद करते हैं, साथ ही अगर आप मैसेज भेजोगे तो उस मैसेज से हमें और भी बढ़ावा मिलेगा, उस मैसेज को भी हम पढ़ेंगे। चलिए अब खबर की तरफ आते हैं। ये चौंका देने वाली खबर, हत्याकांड का कैसे खर्च हुआ वो हमने आपको बता दिया था, लेकिन आज पूरा हत्याकांड का खुलासा हुआ। कैसे इस बेटे ने, इकलौते बेटे ने अपने माँ बाप को मारा, फिर उनकी लाश को किस तरह से 6 टुकड़ों में काटा और फिर कैसे उसको ठिकाने लगाया, ये हम आपको आज बताएंगे। पूरा मामला शुरू से शुरू करते हैं। जौनपुर जिले का जफराबाद थाना क्षेत्र, इस जफराबाद थाना क्षेत्र का अहमदपुर गांव है। यहां का रहने वाला था अम्बेश कुमार, जिसकी उम्र थी 37 साल की। बताते हैं कि जो अम्बेश कुमार है, ये 8 दिसंबर की रात इसने नहीं वो तो घटना है, ये तो है, अहमदपुर गांव के पुरानी गोदाम के रहने वाले थे श्याम बहादुर। मूल रूप से जो है श्याम बहादुर है केराकाट के खरगेसनपुर गांव के रहने वाले थे। अहमदपुर गांव में जो है श्याम बहादुर के ससुर राम नारायण की ये सब पूरी संपत्ति थी, और ये चूंकि वो इकलौती बेटी थी बबीता देवी जी, वो उनकी संपत्ति की वजह से इनको ये पूरी संपत्ति मिली हुई थी। श्याम बहादुर थे जमशेदपुर में रेलवे में लोको पायलट पद पर तैनात थे। जून महीने में बताते हैं वो रिटायर हो गए, और रिटायर होने के बाद जो है श्याम बहादुर अपनी पत्नी बबीता देवी के साथ और अपने परिवार के साथ जो है अहमदपुर गांव में आकर रहने लगे। श्याम बहादुर की 3 बेटियां थी। सबसे बड़ी वंदना कुमारी, अर्चना और फिर सपना। उनका एक बेटा था, उनका एक बेटा है मान लीजिए अम्बेश कुमार। अम्बेश कुमार बताते हैं ये दूसरे नंबर का बेटा था। सबसे बड़ी वंदना, फिर अम्बेश कुमार, फिर अर्चना और फिर सपना, ये लोग था। तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है, और जो अम्बेश कुमार था वो उसकी पिताजी ने पढ़ाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बताते हैं अम्बेश ने बीटेक किया हुआ है, और बीटेक करने के बाद कोलकाता की एक कंपनी में जो है बतौर क्वालिटी इंजीनियर जो है ये काम करता था। अच्छी ठीक ठाक तनख्वाह थी जिससे अपना घर गुजर चल सके। 6 साल से जो है अम्बेश जो है वो कोलकाता में ही रहा था।
इस दौरान बताते हैं कि नौकरी के दौरान ही कोलकाता की रहने वाली साजिया से, एक मुस्लिम युवती है, वहीं पर उसकी जॉब के दौरान ही मुलाकात होती है। मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और बिना घर वालों की इजाजत के, घर वालों को उसने बताया भी होगा लेकिन घर वाले इस रिश्ते के लिए कतई तैयार नहीं थे। एक तो वो मतलब ये हिंदू, वो मुस्लिम, पिताजी इस चीज के लिए कतई राजी नहीं थे, ना ही पिताजी ना ही मां बबीता देवी। फिर भी अमरेश कुमार ने प्यार के जोश खरोश में 2019 में जो है वो शादी कर ली, ताजिया से शादी कर ली। लेकिन इस रिश्ते को माँ बाप ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा शादी कर लिया तो ठीक है, तुम भाई अपने पति पत्नी वहीं कोलकाता में रहो। बताते हैं इस दौरान जो है शादी के करीब 5 साल हो चुके हैं और अम्बेश के 2 बेटे हैं। कोई कहता है एक बेटा एक बेटी, लेकिन कई लोग कहते हैं 2 बेटे। एक की उम्र करीब 5 साल है और दूसरे की उम्र जो है महज 11 महीने, यानी अभी अभी 1 साल पहले ही हुआ है। इस लव मैरिज से परिजन खुश नहीं थे। जो पिता श्याम बहादुर और मां बबीता जो है, उनकी अक्सर इसी बात को लेकर बेटे अम्बेश से जो है नाराजगी होती थी, झगड़ा होते रहते थे। इसके बावजूद पिता मां दोनों नाराज थे, लेकिन फिर भी बीच बीच में अम्बेश कुमार आता था और अपनी इच्छा अनुसार जो भी पिता के पास कहे कि पैसा लेकर वो जाता रहता था। पिता नाराज थे। देखिए यही पिता कहते होता है कि पिता अपने बेटे से नाराज है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं कहता था कि बेटा हम तुमको कुछ देंगे नहीं। अपनी मेहनत की कमाई का वो हिस्सा जब चाहता अम्बेश कुमार आता और पिता उसे देते थे। यहां तक कि सोचिए 1 साल पहले ही, शायद 1 साल या कुछ महीने पहले ही अम्बेश को गाड़ी चाहिए थी। गाड़ी खरीदने, गाड़ी चलाने का उससे बड़ा शौक था, अपनी गाड़ी खरीदनी थी। लिहाजा पिता जो है जून माह में रिटायर हुए, रिटायरमेंट का पैसा मिला था। बेटे की इच्छा थी, एक लौता बेटा था, तो पिता उससे नाराज होने के बाद भी उसकी इच्छा को टाला नहीं। उन्होंने स्विफ्ट डिजायर कार अपने पैसे से बेटे की इच्छा के लिए खरीद के दिया कि चलो तुमको खुशी है, हम तुमको कर रहे हैं। तुम्हारे फैसले से मुझे कोई खुशी नहीं मिली, लेकिन हम तुम्हारी खुशी के लिए शुरू जब तुम पैदा हुए थे तब से करते आ रहे हो, जब तक जिंदा है तब तक करते रहे। श्याम बहादुर का ये वो था और कर रहे थे, अच्छा खासा कर रहे थे। बताते हैं कि 8 दिसंबर, पिछले 1 महीने से जो है वो जो अम्बेश था वो गांव के घर में था। अब उसकी वजह 2 तरीके की बताई जा रही। एक वजह यह है, जो लोगों का मानना है कि अम्बेश जो है उसको ये था कि माँ बाप जो है मुझसे नाराज रहते हैं, धीरे धीरे वो बुढ़ापे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और जो 3 बेटियां हैं उनके प्रति उनका लगाव बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो किसी दिन इसी बुढ़ापे में, चूंकि हम कोलकाता में रहते हैं, बहुत दूर है, और बेटियों के प्रति इनका लगाव बढ़ता जाए और ऐसा ना हो जो संपत्ति है, जो लाखों करोड़ का मकान बना हुआ है, शानदार मकान आप देखोगे दिख रहा है, और जो ऊपर से पिताजी को अच्छा खासा पैसा मिला है, पेंशन मिलता है, 2 लोग हैं, कितना खर्चा होगा, बहुत सारा पैसा जमा होगा। तो उसको ये लगता था कहीं ऐसा ना हो कि बहन ने जो है वो उस पैसे को हथिया ले और उसके हाथ से संपत्ति चला जाए। लिहाजा बताते हैं कुछ लोगों का कहना है, अब ये पुख्ता नहीं है, लेकिन लोग, गांव के लोग मानना है कि इसी संपत्ति और पैसे की लिए ये जो है यहाँ पर रुका हुआ था और अपने पिता से करीब 10 से 15 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था। और 1 महीने से वो पिताजी और माताजी को अपने फंसाने में लगा था कि किसी तरह से मुझे पैसा दे दे, लेकिन श्याम बहादुर इसके लिए तैयार नहीं थे। वही दूसरी कहानी अम्बेश कुमार बताता है। अम्बेश कुमार का जो पुलिस उसने बताया कि मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं साजिया से तलाक ले, मैं उस चीज के लिए तैयार हो गया था, लेकिन मुझे यह था कि साजिया है, उसके 2 बच्चे हैं, उसको भरण पोषण के लिए पैसा देना पड़ेगा। लिहाजा पहले जो है साजिया 10 लाख रुपए साजिया को देने के लिए तैयार हुआ। अब ये पिता से कहे तुम कह रहे हो कि तलाक ले लो, मैं तलाक लेना चाहता हूं, उसको 10 लाख रुपए दे दो, तलाक हम ले लेंगे। लेकिन श्याम बहादुर, उनका कहना, उसका अम्बेश का कहना था कि पिताजी इस चीज के लिए तैयार नहीं थे कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा। उनका कहना था तुम छोड़ दो, लेकिन पैसे की डिमांड हमसे मत करो, हमारे पास पैसा नहीं। अब इसी वजह से बताते हैं कि 8 दिसंबर वो काली रात, जिस दिन रिश्तों की मर्यादा जो है कहें तार तार हो गई। 8 दिसंबर की रात थी, खाना पीना चल रहा था। इसी दौरान इसी बात को लेकर, रुपयों को लेकर जो है एक बार फिर से अम्बेश और पिता श्याम बहादुर के बीच में बहस शुरू। बहस देखते ही देखते हाथापाई तक बदल गई, मतलब मारपीट वाला नौबत आ गया पिता और बेटे के बीच में। इस बीच जो है कहते हैं अम्बेश आग बबूला हो गया। इसके बाद मां भी जो कि है पिता का ही पक्ष ले रही थी,
लिहाजा गुस्से में आकर जो है अम्बेश कहता है मैं किचन में जाता हूँ, वहां से मैं सिलबट्टा उठाता हूँ, उस सिलबट्टे से सबसे पहले माँ के ही सिर पर मार देता हूँ। एक ही बार में माँ जमीन पर धड़ से गिर जाती है, उससे उसके सिर से खून बहने लगता है। इसके बाद पिता जो है आगे बढ़ते हैं, तो फिर दूसरा बार मैं पिताजी पर करता हूँ और पिता के ऊपर 2 बार कम से कम सिलबट्टे से मारता हूँ। पिताजी भी वहीं गिर जाते, दोनों जिंदा थे उस वक्त। इसके बाद जो अम्बेश ने किया है, शायद ही मैं कहूं किसी बेटे ने, खासकर इकलौता बेटा तो खासकर ही सोच भी नहीं सकता है जो अम्बेश कुमार ने किया। कहता है अम्बेश कुमार ने खुद पुलिस को बताया कि वो इसके बाद जो है जब माता पिता जमीन पर गिर जाते हैं, वो बेसमेंट में जाता है, बेसमेंट से आरी उठा के लाता है। अब सोचिए, आरी लेके आता है, क्या मकसद होगा आरी का? काटना है। चाहता, अरे खूनी सवार था, अपने माँ बाप पर इतनी तो दया कर सकते थे कि उन्होंने पहले सिलबट्टे से ही पीट पीट कर मार डालते, फिर उनकी लाश के टुकड़े करते, कम से कम वो तड़पते तो नहीं। लेकिन उसने नहीं किया। वो आरी लेकर आता है। सबसे पहले वो कहता है कि मैंने जो है माता पिता को, सबसे पहले मां को उसने आरी लेकर आया और मां को काटना शुरू करता है। इस दौरान जब वो मां को आरी से काट रहा था, तब पिता चीख रहे थे। चीख मतलब ऐसा चीख नहीं पा रहे थे, सिर पर पड़ा था तो आवाज मतलब छोड़ देने की तरीके से कहे ना, गुहार लगाना, दया भीख मांगना कि अरे क्या कर रहा है बेटा, सब कुछ ठीक है, तूने इतना सिर हमारा फोड़ दिया, ठीक है, लेकिन मां को आरी से काट मत। लेकिन अम्बेश को दया नहीं। पहले वो मां को 3 टुकड़ों में काटता है। कहता है सर से एक हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा कमर से जांघ तक और तीसरा हिस्सा घुटने से नीचे के पैर तक। इन 3 हिस्सों में वो शरीर को काटता है। मतलब एक यहां से यहां तक कंधे तक ले लिया ताकि हाथ वाथ अलग ना करने पड़े, दूसरा फिर यहां से लेकर जांघ तक और तीसरा घुटनों से लेकर फिर नीचे तक का हिस्सा, 3 हिस्सों में मां को काटता है। इस दौरान जब पिता छटपटाते हैं तो कहता है मैं क्या करता हूं, पिता के गले में जो है एक रस्सी बांध देता हूं, उसको ऐसे किसी चीज से बांध देता हूं। पिता छटपटाने की कोशिश करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान रस्सी कसती जाती है और गला कसकर जो है पिता की भी दम घुट जाता है और उनका भी मौत हो जाती है। अब पिता के भी वो 3 हिस्सा करता है। एक हिस्सा जो था सिर से लेकर सीने तक, दूसरा हिस्सा सीने से लेकर घुटने तक और तीसरा हिस्सा घुटने से लेकर पैर तक। इन 3 टुकड़ों में मां बाप को काटता है, यानी टोटल 6 टुकड़े वो बनाता है। इसके बाद कहता है इसके बाद वो कहता है कि मैंने 6 बोरियां ली, उन 6 बोरियों में उनके 6 शवों के टुकड़ों को भर दिया और कार की डिग्गी, जिस स्विफ्ट कार को बड़े प्यार से पिता ने दिलाया था कि बेटे के लिए उपहार है, रिटायरमेंट की मेरी पैसा मिला, मेहनत का पैसा मिला है और रिटायरमेंट का पैसा मिला है, चलो बेटा चाहता है, बेटा चाहता है तो मैं उसको पैसा दे देता हूँ। यार हम थोड़ा सा एक कहानी क्या है, ऐसा थोड़ा इमोशनल हुए जा रहे हैं। तो बेटे के लिए उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई, सालों जिस चीज के लिए मेहनत की, उस मेहनत का पैसा जब उन्हें मिला रिटायरमेंट का, उस पैसे से उन्होंने स्विफ्ट डिजायर खरीदी। 10 लाख के आसपास तो स्विफ्ट डिजायर होगी। उस डिजायर को खरीदा था बड़ा चाव से कि चलो बेटा चलाएगा और हम माँ बाप बड़े शान से पीछे बैठेंगे कि इकलौता बेटा है, चलो घूमेंगे उसके साथ। उसी स्विफ्ट डिजायर की डिग्गी में उन 6 टुकड़ों को रखता है जिसके जो माँ बाप के थे। इसके बाद बताता है कि सबूत मिटाने के लिए उसने रात में ही पूरे घर में फैले जो खून था उसको साफ करता है, अपने कपड़ों को धो देता है और अब सुबह होने का इंतजार करने लगता है, मतलब तड़के का, कि तब जब लोग गहरी नींद में होते हैं तब वो इन लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाएगा। 4-5 बजे करीब वो कार लेकर निकल जाता है। घर से करीब 8 किलोमीटर दूर जो है गोमती नदी के बेलाव घाट पर वो पहुंचता है। यहाँ पर पिता के 6 टुकड़ों को जो है वो जो बोरियां होती हैं उन टुकड़ों को फेंक देता है। इसके बाद आगे बढ़ जाता है, मां की लाश के टुकड़ों को वो जलालपुर में सई नदी में फेंक देता है। यहां पर से ही मां का पैर पुलिस को मिला है, अभी बाकी शव नहीं मिले।
तो 6 टुकड़ों को ठिकाने लगाता है। इस तरह से पिता को फेंकता है गोमती नदी में, पिता की लाश के टुकड़ों को, और मां के टुकड़ों को फेंकता है साई नदी। सबको गुमराह करने के लिए डबल मर्डर करने के बाद जो है अम्बेश जो है अपनी बहनों और रिश्तेदारों को फोन करता है अगले दिन कि रात में हमारी माँ पिता से झगड़ा हुआ और हम जाकर सो गए। इसके बाद अब माँ पिता हम देख रहे हैं तो कहीं दिख नहीं। घर वालों को फोन करता है, बहनों को फोन करता है और सबसे यही कहता है कि मैं माँ पिता को खोजने के लिए जा रहा हूं। वंदना जो बड़ी बहन थी वो परेशान होती कि माँ बाप कहाँ है। बार बार वो भाई को फोन करके जानने की कोशिश करती क्या कहीं मिले कि नहीं मिले। बताते हैं कि माँ बाप को खोजने का बहाना कर जो है अम्बेश वाराणसी तक जाता है, वहां घाट पर स्नान करता है और पूरा ड्रामा रचता है। इसके बाद 12 तारीख को जो है वो खुद भी लापता होने का नाटक करता है। यानी बहन जब फोन मिलाती है 12 तारीख को तो खुद भी फोन नहीं उठाता। अब बहन जब बार बार फोन मिला रही, भाई भी नहीं उठा रहा, माँ बाप पहले गायब हो गए, अब भाई का कुछ नहीं पता चल रहा, तो वंदना जो है परेशान हो जाती है। इसके बाद जो है वो 15 तारीख को जो है थाने में जाती हैं और वहां पर लोकल थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराती हैं कि माँ बाप जो है 8 तारीख से लापता है, मेरा भाई उन्हें खोजने गया था, 12 तारीख से उससे कोई संपर्क नहीं हो पाता। जिसके बाद पुलिस पूरे मोबाइल जो सर्विलांस आपकी मदद लेती है, मुखबिरों को मदद करती है और 15 दिसंबर की शाम को पुलिस टीम को पता चलता है जो अम्बेश जो है अहमदपुर जो गांव है, उस गांव के जो घर है उस घर से 500 मीटर की दूर पर किसी दुकान के पास है। पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है और अम्बेश को हिरासत में लेती है। इसके बाद पुलिस अम्बेश से पूछताछ करती है, भाई कहाँ थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, माँ बाप कहाँ है, सब कुछ जानकारी की कोशिश करते हैं। लेकिन अम्बेश जो है पहले घुमाने की कोशिश करता है, ये है वो है, लापता हो गए। और जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो अम्बेश सच बताता है, जिसे सुनकर तो कहीं एक बार पुलिस वाले भी दंग रह गए कि इकलौता बेटा इस तरह से इतनी हैवानियत के साथ अपने माँ बाप को उसने मौत के घाट उतारा। इस मामले में बताया कि एसपी सिटी ने बताया कि जो अम्बेश है वो लॉकडाउन के दौरान कोलकाता के रहने वाली मुस्लिम युवती शाजिया से उसने प्रेम विवाह किया था, जो कोलकाता में ब्यूटी पार्लर चलाती है। परिवार के लोग उसे बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे, अम्बेश पर तलाक देने का दबाव बना रहे थे। लेकिन अम्बेश जो है तलाक लेने के बदले ये चाहता था कि शाजिया को वो अच्छी खासी रकम दे और इसके लिए वो पिता से पैसों की डिमांड कर रहा था। लेकिन पिता जो है पैसे देने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए उसने फिर इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दे दिया। अम्बेश ने पूछताछ में घटना का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया है। उसने बताया कि माता पिता हर हाल में मेरी शादी तुड़वाना चाहते थे, वे चाहते थे कि दूसरी शादी कर ले, पर मैं तैयार भी हो गया था, लेकिन गुजारा भत्ता उसे मैं चाहता था दे दूं, लेकिन माँ बाप इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। वहीं पुलिस ने जब ये पूरा हत्याकांड का खुलासा हुआ तो अम्बेश को घर ले जाया गया। वहां पर पुलिस ने इस पूरे सीन को रिक्रिएट कराया कि कैसे तुमने माँ बाप को मारा, कैसे आरी लेकर आए, सब कुछ अम्बेश ने पुलिस को बताया। वहीं अम्बेश के चाचा संदीप कुमार ने बताया कि अम्बेश अक्सर कोलकाता से आता था और उसका अक्सर पिता से पैसों को लेकर विवाद होता था, झगड़ा भी होता था। इसके बावजूद जो होता है, जब भी उसे पैसों की जरूरत पड़ती थी वो कोलकाता से गांव आता और माता पिता से रुपए लेकर चला जाता था। यानी झगड़ा भी होता था, फिर भी माँ बाप जो है पैसा देने में कोताही नहीं करते थे। ये पूरा सनसनीखेज खुलासा है। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा था, एक बार कल हमने आपको सुनाया था, आज फिर सुना देते हैं, फिर हम इस पर थोड़ा सा बात भी करेंगे क्या मामला है। दिनांक 13 दिसंबर 2025 थाना जफराबाद के अंतर्गत एक महिला जिनका नाम वंदना देवी है, उनके द्वारा एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई। उनके द्वारा बताया गया कि उनके पिता जिनका नाम श्याम बहादुर और माता जिनका नाम बबीता देवी है, वह 8 दिसंबर 2025 से लापता है और उनके भाई जिनका नाम अम्बेश कुमार है, जो कि अपने माता पिता को ढूंढने निकले थे, वह 12 दिसंबर 2025 से घर वापस नहीं लौटे हैं। तत्काल पुलिस द्वारा 3 टीमें का गठन किया गया, जिनका उद्देश्य था कि तीनों को बरामद किया जाए। मैं बताना चाहूंगा कि आज 15 दिसंबर 2025 उनके भाई अम्बेश कुमार को बरामद किया। जब उनसे गहनता से पूछताछ की गई तब उन्होंने बताया कि 8 दिसंबर 2025 समय लगभग रात के 8 बजे पारिवारिक विवाद और पैसों को लेकर उनके माता पिता से लड़ाई हुई, जिसमें वह उग्र हो गए और उनके द्वारा अपने माता पिता के सर पर बट्टे से प्रहार किया गया।
जिसमें उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। लाश को ठिकाने लगाने की नीयत से उनके द्वारा दोनों बॉडीज को बोरी में भरा गया और उनके द्वारा बेलाव घाट के पुल से दोनों लाशों को गोमती नदी में फेंका गया। तत्काल पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। अम्बेश कुमार से गहनता से पूछताछ की जा रही है। अब पुलिस का उद्देश्य है कि अम्बेश कुमार की निशानदेही पर दोनों बॉडीज को गोमती नदी से बरामद किया। अब इस मामले में अगर हम कहें तो सीधी सिंपल बात है, दो चीजें लग रही। एक तो उसने पत्नी के लिए कि पिता कह रहे थे तलाक ले लो, और जब हम कह रहे थे कि भाई उसको गुजारा भत्ता दे दें तो वो पिताजी पैसे देने के लिए तैयार नहीं थे। इसी बात के लिए हमारा झगड़ा हुआ, इसीलिए बात के लिए हमने हत्या कर दी। लेकिन ये बात थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि प्लानिंग के तहत किया गया पूरा हत्याकांड। जिस तरह से उसने मारा वो सोची समझी बात लग रही। ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ उसने बस गुस्से में आकर कर दिया। एक तो कभी आपने ये सुना है जब किसी पत्नी से कोई तलाक लेना चाहता हो, पति खुशी खुशी कह रहा हो कि हाँ हम पहले पत्नी को पैसा देंगे फिर उससे अलग हुई? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। जिसको तलाक लेना है हाँ ले ला, वो अगर किसी कोई दावा ठोकेगा तो केस लड़ेंगे तब हम देंगे, ये होता है अमूमन। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो अम्बेश है वो पिता को इस झांसे में ले रहा था कि हम देखो तुम आए कह रहे हो हम छोड़ देंगे लेकिन इतने पैसे दे दो। 10 से 15 लाख रुपए की डिमांड थी। पिता जैसे ही पैसे देते वो अपनी पत्नी के पास चला जाता और यहाँ पिताजी टेके रहते। उसका मकसद यही था। जो दिख रहा है देखो सच है कि नहीं ये हम नहीं कह रहे, लेकिन अगर हम अपनी नज़र से देखें जो मुझे लग रहा है कि उसका प्लान ये था कि पिता को बहकावे मिले, क्योंकि पिता यही चाहते थे कि वो उस मुस्लिम लड़की को छोड़ के यहाँ पे आ जाए। अब इसके 2 बच्चे थे, ठीक है, तो कैसे ही अपनी पत्नी को छोड़ दे। हो सकता है इन पूरे ने प्लान बनाया होगा। ऐसा करते हैं कि हम बहाना करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे कि हाँ हम अपनी पत्नी से नाराज हैं और उसको तलाक देने को तैयार हैं। आप कह रहे थे हम आपकी बात मान लेंगे, ऐसा करो इतना पैसा उसको दे दो नहीं तो वो हम पर केस कर देगी। पिता भी अनुभवी थे, 60-65 साल की उम्र में रिटायर हुए। उनको इतना अंदाजा था अपने बेटे को, तो उन्होंने जब नंगा था तब से देखा है, अभी तक उनको तो अपने बेटे के रग रग से वाकिफ होंगे। तो उन्हें लगा कि ये झांसाबाजी कर रहा है कि तलाक वलाक नहीं देगा, मुझसे पैसे ले लेगा और फिर कहानी दूसरी कर देगा कि हाँ भाई क्या करे वो छोड़ने को तैयार नहीं, हम नहीं छोड़ पाएंगे, पैसे भी चले जाएंगे और लड़का हमारी वहाँ आने वाला नहीं। लिहाजा पिता इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होंगे। पिता कह रहे होंगे पहले तुम तलाक वलाक केस करो फिर देखा जाएगा, अगर वो मानहानि वो गुजारा भत्ता मांगेगी तब हम लड़ लेंगे केस, तुम तलाक अभी दे दो। तो बेटा इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होगा। अच्छा, बेटे को लग रहा होगा ये बात उसने सुन रखी हो क्योंकि भाई पिताजी उससे नाराज थे ही। बुढ़ापे में जो होता है नाराजगी ज़्यादा बढ़ जाती है, और ऐसे में जब बुढ़ापा आने लगता है तब ये भी देखा गया है कि माँ बाप का झुकाव जिसकी तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो फिर बढ़ जाता है। क्योंकि पिता जो है, माता एक बार फिर भी मान लेते हैं कि माता तो होती चलो ठीक है नालायक है चाहे जैसा है तो बेटा, लेकिन पिता थोड़ा दुनिया को देख कर चलता है। उसको लगता है कि जो हमारा ख्याल रख रहा है उसको हम करेंगे तो वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। शायद इसके दिमाग में ये हो कि बेटियां जो हैं वो माँ बाप के ज़्यादा मानती हैं, बात मानती हैं, ज़्यादा ध्यान रखती हैं, तो ऐसा ना हो पिताजी का झुकाव कहीं बेटियों की तरफ हो गया अपनी तो फिर हमारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। इसी वजह से वो बेटे को पिताजी को पहले झांसे में लाना चाहता था कि पैसा दे दें। जब पिताजी झांसे में नहीं आए तो उसको योगा ऐसा है जो कुछ भी हमारा है हमारे नाम करो, हमको तुम पर नहीं चाहिए। तो इस बात को लेकर पिता से झगड़ा हुआ होगा कि तुम्हारा क्या, हमने अपनी मेहनत से बनाया, हमारा सब कुछ है, तुम अपनी मर्जी से जो कर रहे हो करो, जाके तुम जैसा कर सकते हो, हम तुमको क्यों दें, हमारी मर्जी आएगी देंगे, नहीं आएगी तो नहीं देंगे। इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ होगा और ये बौखलाहट में आकर फिर इसने उसको लगा कि पिता सब कुछ दे देंगे, तो इस बौखलाहट में आकर उसने इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। हम आपको घर का ये वीडियो आप देख रहे होगे, घर आपको लग रहा होगा यार ठीक है, लेकिन हम आपको पूरा घर दिखाते हैं। देखिए क्या आलीशान घर है। आप सोचिए घर से ही पता चल जाता है कि आदमी की पोजीशन क्या है। आसपास के क्षेत्र में बड़ी अच्छी इज्जत थी श्याम बहादुर की। घर देखिए कितना शानदार घर बना हुआ है, 2 मंजिल का घर है, नीचे बेसमेंट भी है, और गांव क्षेत्र में उन्होंने इस तरह इतना शानदार घर बना रखा है। ठीक है, तो सोचिए कि पैसों की या किसी तरीके से कहें किसी चीज की कमी नहीं थी इनके परिवार। बेटा अगर ये घर जो बना हुआ है, ये घर जब पिताजी या माताजी नहीं रहती, 60-65 साल की उम्र हो चुकी थी, 10-12 साल 15 साल और मान लेते हैं, उसके बाद ये घर आलीशान जो घर है वो किसका होता? बेटे का होता।
लेकिन बेटे में सब्र नहीं था, उसे तो अभी चाहिए था। कोलकाता में वो किराए की जिंदगी जी रहे होंगे तो उन्हें लगता होगा कि यहाँ पे देखो हमारा इतना आलीशान सब घर है, इतना सब पैसा है मेरे पास, उसके बावजूद भी मुझे यहाँ पर किराए की जिंदगी जीना पड़ रहा है, किराए पर रहना पड़ रहा है, बच्चों की वो खुशी नहीं दे पा रहा हूँ जो कभी मुझे मिली। अपनी मेहनत की कमाई पर उतना तो भरोसा था नहीं। कोलकाता वगैरह शहर में 40-50 हज़ार रुपये खर्चा होने में देर नहीं लगते, उतनी तो तनख्वाह भी शायद इसकी नहीं थी। तो इसको लगता था कि माँ बाप जब भी इसको जरूरत पड़ती थी माँ बाप पैसा दे देते थे। इसको लगता था कि हाँ माँ बाप के पास पैसा तो बहुत है लेकिन दे नहीं रहे, और कहीं ऐसा ना हो किसी दिन ये माँ बाप का जो भी पैसा है सब बहन को चला जाए और फिर मेरे हाथ कुछ न रह जाए। इसी वजह से ये चाहता था कि एक मोटी रकम अगर मिल जाए तो कोलकाता में ये अपने और अपनी पत्नी और अपने बच्चों की जिंदगी बड़े अच्छे से सेट कर लेगा, सब बढ़िया से रहेंगे। इसी झांसा देने के लिए ये 1 महीने से यहाँ पर था कि हाँ हम अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए तैयार हैं, तुम 10 लाख रुपए दे दो और फिर सब ठीक हो जाएगा। पिता भी अनुभवी थे, कहाँ इतनी जल्दी बातों में फंस जाए। माँ तो एक बार मान भी गई होगी कि चलो ठीक है भैया बेटा कह रहा है, जहाँ तुमने 10-12 लाख की गाड़ी दिला दी तो वहाँ 10 लाख और सही। लेकिन पिताजी कहने नहीं पहले बेटा तलाक दो फिर बात करते हैं। लेकिन बेटा तो झूठा पूरा कहानी रच रहा था, तो कहाँ से कर दे। जब उसको लगा कि अब उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी तो फिर उसने दूसरा रास्ता अपनाया कि अगर माँ बाप ही नहीं रहेंगे, दुनिया में रहेंगे नहीं, तो फिर उसकी संपत्ति सीधे सीधे माँ बाप के ना रहने पर किसके नाम पर आ जाएगी? बेटे के नाम पर। इकलौता बेटा है, कोई दावेदार है नहीं, सारी संपत्ति अपने आप उसे मिल जाएगी और फिर वो ऐसे अपने परिवार के साथ रहेंगे। पर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने में जिस तरह का उसने कहें प्लान बनाया, इतना खूंखार था कि रूह कांप जाए। माँ बाप को, जिंदा माँ बाप को 6 टुकड़ों में काट दिया। क्या कभी आपने सुना है ऐसा किसी ने किया? किया भी होगा, लेकिन तो मैं कहता हूं मार कर किया होगा कि जब उनकी मौत हो चुकी होगी तब उसने काटा होगा। लेकिन ये इतना हैवान था कि इसने जिंदा माँ बाप को काटने का सोचा। माँ बाप की सांसें चल रही हैं, बाप की आंखें खुली हैं और उसी बाप की आंखों के सामने उसने अपनी माँ के 3 टुकड़े करता है। बाप जब चिल्लाता है तो उसके गले में फंदा बनाकर रस्सी कस देता है। जैसे जैसे बाप छटपटाता है, अपने आप को या अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता हुआ, वो फंदा और कसता जा रहा था और कसते कसते इतना कस गया कि उनकी दम घुटकर मौत हो गई। उसके बाद उनकी भी लाश के वो 3 टुकड़े कर देता है। 6 टुकड़े टोटल वो इस घर के अंदर करता है। अब मैं कह रहा हूं कि इस घर के अंदर जाने की लोगों की हिम्मत नहीं पड़ेगी जब उन्हें यह पता चलेगा इतनी बेदर्दी से इस घर में 2 लोगों को मौत के घाट उतारा गया। पहले सिलबट्टे से मारा, सिलबट्टे से जब खून से लथपथ होकर नीचे गिर गए, फिर 6 टुकड़ों में काट कर मौत के घाट उतारा। भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। मैं कहता हूं दुश्मन को भी ना दे कि इस तरह की औलाद मिले। सोचो एक बाप कितना कुछ करता है अपने बच्चे के लिए। इसके भी 2 बेटे होंगे, क्या इसे नहीं हो लगता कि जब थक हार के नौकरी से बाप पहुंचता होगा, अगर बेटा कह देता होगा, छोटा मेरा भी बेटा है, मैं जब थक हार के घर पहुंचता हूं मेरा बेटा कहता पापा हमको घूमने चलना है। छोटा बच्चा है, चाहे जितने थके हुए हम उसको लेकर चलते हैं। कंधे थके के मारे चूर हुए होते लेकिन उसको कंधों पर हम बिठा के चलते हैं। उसकी खुशी में हमें अपनी खुशी। और एक ये नालायक बेटा है जो सारे एहसान, सारे कहें पिता की मेहनत, पिता की कुर्बानियों को मैं देखता हूं। हम जब छोटे थे पिताजी इतनी मेहनत करते हैं, सबसे पहला हक वो रुपया जो उनकी तनख्वाह मिलती होगी उस पर किसका हक है? पिता का। लेकिन जब भी कहीं शादी पड़े, कहीं फंक्शन पड़ता है तो पिता क्या करता है? सबसे पहले बच्चों को कपड़ा दिलाओ, बच्चे अच्छे दिखने चाहिए, मेरे बच्चे हैं, किसी तरह कमी नहीं आनी चाहिए। फिर पत्नी के लिए कपड़े दिलाओ, भाई पत्नी भी है, उसमें उसके भी शान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सबसे आखिरी में कौन आता था? पिता। अब पिता को लगता है कि 2000 रुपये यार बचे हैं, अगर इसमें मैं अपने लिए कपड़ा ले लेता हूँ तो फिर यार क्या ज़रूरत है? अरे हमको कौन देख रहा है, हमको जाना है, खाना खाना है, दुनिया भर का काम करना है, चलो वही पुराने कपड़े चल जाते हैं। पिता वो पैसा बचा लेता है कि आगे बच्चे की काम आए। ये होता है पिता। और उस पिता के साथ एक बेटे ने इस तरह का किया कि भगवान, बाप बेटा, पिता भी अगर ऊपर से देख रहे होंगे, अगर है कोई दुनिया जहां ऊपर भगवान बोलते हैं जाते हैं मरने के बाद, वो देख रहा होगा कि किस नालायक औलाद को मैंने जन्म दिया।
अपनी जिद के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए, अपनी बस मनमानी करने के लिए इसने हमको भी नहीं बख्शा। जिसने अपना पेट पे काट काट कर इसे पाला, अपनी मेहनत का पहला निवाला इसे हमेशा खिलाया, उस बेटे ने ये किया। कभी कभी ऐसी खबरें आती हैं जो सच में झकझोर कर रख देती हैं, और यही इस तरह की खबर है जो हिला कर रख देती क्या है दुनिया। जिनके लिए हम मरते हैं वही हमें मार डालते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।